आप सभी का स्वागत है ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पे। मैं संदीप मौर्य आप सभी को पढ़ा रहा हूँ साइंस के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर हो चुके हैं। अगर उन लेक्चर को नहीं देखा है अभी तक तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जा कर के उन वीडियोज़ को देख सकते हो। आज का जो हमारा टॉपिक है साथियों, वो है त्वरण के ऊपर। वास्तव में त्वरण क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर हम कहेंगे वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आइए समझते हैं वेग परिवर्तन की दर होती क्या है। जैसे मान लो कोई टाइम रहा होगा मेरे भाई, टाइम जैसे मान लेते हैं 2 बजे। 2 बजे किसी गतिमान वस्तु का वेग कितना रहा होगा? मान लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रही होगी। जैसे ही 2 बज कर के कितना हुआ मेरे भाई? 5 मिनट हुआ, ऐसा हम मान लेते हैं। क्योंकि अगर कोई गतिमान वस्तु है, किसी वेग से चल रहा है, तो सीधी सी बात है टाइम के रिस्पेक्ट में उसका क्या होगा? या तो स्पीड घटेगी या तो बढ़ेगी, या तो वेग बढ़ेगा या तो वेग घटेगा। दो ही चीज़ हो सकती हैं। अगर कोई गतिमान वस्तु है तो या तो उसका वेग बढ़ेगा या तो उसका वेग घटेगा, सीधी सी बात है। तो हमने मान लिया कि प्रारंभ में उसकी चाल कितनी थी? 20 किलोमीटर थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और थोड़ी देर बाद उसका वेग या चाल कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। तो यहाँ पर इसका अंतर कितना आया? 10 का अंतर आया। तो ये जो 10 का अंतर आया ना, ये अगर वेग से गतिमान है तो वेग परिवर्तन होगा, अगर चाल का अंतर होता तो चाल का परिवर्तन हो जाता। आई होप कि आपको परिवर्तन समझ में आया होगा। परिवर्तन का असल में मतलब क्या है? अंतर से है। आई होप कि आपको चीज़ें आप समझ में आई होंगी। जैसे मान लो हमने अभी अभी एग्जांपल बताया कि जैसे मान लो 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रहा होगा, थोड़ी देर बाद उसका कितना हो गया? 30 किलोमीटर प्रति घंटा वेग हो गया। बात समझें? तो यहाँ पर इसका अंतर कितना आया? 10 का अंतर आया। और टाइम पहले कितना बजा हुआ था? 2 बजे थे। और फिर थोड़ी देर बाद जब 30 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ तो टाइम कितना था? 2 बज कर के 5 मिनट। अभी एग्जाम्पल तो दिए थे आपको। तो यहाँ पे हम कहेंगे टाइम का अंतर कितना आया? 5 आएगा। 5 आ गया। 5 से जैसे ही हम लोग भाग करेंगे तो 2, इसमें क्या आ जाएगा? इसका त्वरण आ जाएगा। और त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। आई होप कि अब आपको चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पर त्वरण कितने प्रकार का होता है? तो त्वरण 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, और क्या होता है? शून्य त्वरण। आइए इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई गतिमान वस्तु नियत वेग से चल रहा है ना, उसका वेग लगातार बढ़ता जाए, उसका वेग क्या हो? लगातार बढ़ता जाए, तो ऐसे त्वरण को हम लोग धनात्मक त्वरण कहते हैं। अभी एग्जाम्पल के माध्यम से सारी चीज़ें क्लियर कराएंगे, पहले थोड़ा सा थ्योरी हमको पढ़ा लेने दो। अब यहाँ पर ऋणात्मक की बात करते हैं। जैसे कोई गतिमान नियत वेग से चल रहा है, जैसे कोई गतिमान वस्तु है, नियत वेग से चल रहा है, लगातार उसके वेग में क्या हो? गिरावट आए, लगातार उसका वेग क्या हो? घट रहा हो, तो ऐसे त्वरण को क्या कहेंगे? ऋणात्मक त्वरण कहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है शून्य त्वरण की। शून्य त्वरण किसे कहते हैं? तो शून्य त्वरण की बात करें ना साथी, तो यहाँ पर क्या होता है? वेग जो होता है वो नियत होता है, हर जगह पे नियत होता है। मतलब वेग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन देखने को ही नहीं मिलता है। कैसे? जैसे हमने मान लिया ना कि शून्य त्वरण कब होगा? जब किसी गतिमान वस्तु का चाल कैसा हो? एक समान चाल हो या एक समान वेग से गति कर रहा हो, तो वहाँ पर शून्य त्वरण होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को अगर समझने का प्रयास करें ना, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लिया कोई गतिमान वस्तु है जिसका वेग मान लिया 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, ध्यान दीजिएगा कितना है? 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की के वेग से चल रहा है, तो उसके हर एक पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या होगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगी। अच्छा, हर एक पॉइंट का मतलब क्या? जैसे मान लो कोई गतिमान वस्तु है, ठीक है, कोई गतिमान वस्तु, जैसे हमने ट्रक का ही उदाहरण ले लिया। जैसे मान लो ये अमावा में है। कहाँ है मेरे भाई? अमावा में है।
और इसको रायबरेली जाना है। कहाँ जाना है? रायबरेली। तो अमावा से जब ये रायबरेली जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे चौराहे पड़ेंगे ना, तो हर एक चौराहे पे मान लिया यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसके हर एक पॉइंट पर, सड़क के हर एक पॉइंट पे इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा ही होनी चाहिए। तब इसका त्वरण क्या होगा? शून्य त्वरण होगा। आई होप कि अब आपको चीज़ें एकदम समझ में आई होंगी। अब यहीं पर बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमने लिख दिया है धनात्मक त्वरण का। धनात्मक त्वरण क्या होता है? जब कोई गतिमान वस्तु नियत वेग से चल रहा है और नियत वेग के कुछ समय बाद उसकी स्पीड क्या हो? लगातार बढ़ती जाए। जैसे मान लो पहले उसकी स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड क्या हुई? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कितना हुई? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही आगे इसकी स्पीड यानी इसका वेग लगातार क्या हो? बढ़ता रहे। तो ऐसे त्वरण को हम लोग क्या कहेंगे? धनात्मक त्वरण कहेंगे। त्वरण है तो साथ ही वेग आएगा, स्पीड की बात नहीं होगी। फिर समझ रहे हैं ना? जैसे हम स्पीड बोल रहे हैं तो स्पीड का मतलब यहाँ से त्वरण से है, इतना जान लेना आप। ठीक है, तो स्पीड का मतलब स्पीड का मतलब यहाँ से वेग से है, और वेग परिवर्तन दर को ही हम लोग त्वरण कहते हैं। इतनी बात को आपको समझ के चलना है। जैसे हम बार बार स्पीड कह रहे हैं ना, तो स्पीड वास्तव में हम बोले दे रहे हैं, लेकिन इसका रियल मीन्स यहाँ पर क्या है? वेग से है। इतना समझ के चलना आप। यहाँ पर बात करते हैं ऋणात्मक त्वरण। ऋणात्मक त्वरण क्या है? मान लिया प्रारंभ में किसी गतिमान वस्तु का जो वेग है ना, वो कितना है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और थोड़ी देर बाद इसका वेग कितना हो जाए? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे ही इसके वेग में क्या हो? कमी नज़र आती दिखाई पड़े, तब ये क्या होगा? ऋणात्मक त्वरण होगा। अभी कम समझ में आया होगा, थोड़ा सा हम आपको चीज़ों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेना कि ये क्या है अपना, तो ये ट्रक है। मान लेना ये ट्रक है मेरे भाई। ट्रक की स्पीड कितना पहले थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। थोड़ी देर बाद यहाँ पर बी पॉइंट पे आई तो इसकी स्पीड में कमी आई। स्पीड का मतलब यहाँ से वेग से है, इतना मैंने पहले ही आपको बता रखा है। तो इसका वेग प्रारंभ में कितना था? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और थोड़ी देर बाद जब बी पॉइंट पे आया कितना हुआ? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे कितना हो जाएगा? जैसे हमने मान लिया 11 किलोमीटर। ऐसे ही इसके वेग में लगातार कमी आए तो ऐसे त्वरण को हम लोग क्या बोलेंगे? ऋणात्मक त्वरण बोलेंगे। आई होप कि अब ऋणात्मक त्वरण आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों शून्य त्वरण की। अब शून्य त्वरण क्या होता है? जैसे कोई गतिमान वस्तु है, ट्रक का ही एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। तो प्रारंभ में मान लिया ए पॉइंट पर इसकी स्पीड कितनी थी? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आता है तब भी इसकी स्पीड कितनी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड का मतलब यहाँ से वेग से है साथी। बार बार इस चीज़ को हम बता रहे हैं कि त्वरण है तो वेग का मतलब होगा, क्योंकि जनरली स्पीड निकल ही आती है बोलने में। बात समझ रहे हैं ना भैया? तो यहाँ पर इसका वेग प्रारंभ में कितना था? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कितना हो गया? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे भी कितना हो जाए? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इसके वेग क्या हो? हर एक पॉइंट पे एक समान हो, तब इसको क्या कहेंगे? शून्य त्वरण कहेंगे। तो आप ये कहेंगे क्या एक समान गति में त्वरण का मान कितना होता है? तो शून्य होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था। अगर लगातार इसका वेग बढ़ता जाएगा तो धनात्मक, लगातार वेग में कमी आए तो ऋणात्मक, और ऋणात्मक को ही हम साथी मंदन के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं कोणीय त्वरण की। तो कोणीय त्वरण वास्तव में होता क्या है? कोणीय वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? कोणीय त्वरण कहते हैं। अब यहाँ पर इसका फार्मूला इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे डी ओमेगा अपान डी टी इसका क्या होता है मेरे भाई? फार्मूला होता है। और मात्रक की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता है। याद रखना, कोणीय त्वरण का जो मात्रक होता है, मात्रक इम्पोर्टेंट है, रेडियन पर मीटर स्क्वायर होता है, ध्यान रखिएगा। अब कोणीय वेग क्या है? कोणीय वेग क्या है? तो कोणीय विस्थापन की समय दर को क्या कहते हैं? कोणीय वेग कहते हैं। अगर यहाँ पे राशि की बात करें, कोणीय वेग कैसी राशि है? तो सदिश राशि है। कैसी राशि है मेरे भाई? सदिश राशि है। अगर मात्रक की बात करें तो रेडियन पर सेकेंड
कोणीय वेग का मात्रक होता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर यहीं पर बात करें, अब यहीं पर बात करें गुरुत्वीय बल का, यानी स्मॉल जी की बात करें। स्मॉल जी वास्तव में आप लोगों को पता है गुरुत्वाकर्षण में, और अच्छे ढंग से हम इसको पढ़ रहे होंगे। अगर मान लो यदि कोई वस्तु गुरुत्व बल के अधीन गति करते हुए गतिशील होकर नीचे की ओर गति करती है, तब त्वरण क्या होता है? तो धनात्मक त्वरण होता है। तो यहाँ पर ध्यान से समझो, जैसे एग्जाम्पल हम मान रहे हैं, यहाँ पर मान लो ये क्या है, मान लो किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी है और ये लगातार नीचे आती जाती है, तो जो स्मॉल जी होता है ना, स्मॉल जी, इसका मान क्या है? बढ़ता जाता है। और स्मॉल जी को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण के नाम से जानते हैं। तो यानी जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान कैसा लिया जाता है? तो धनात्मक लिया जाता है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो वही होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि ये चीज़ अब आपको एकदम क्लियर हो रही होगी। अच्छा, इसको ऊपर की ओर फेंका जाएगा तब क्या होगा? जब ऊपर की ओर फेंका जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? माइनस में होता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आप सभी। इसका मान हर एक स्थान पे बदलता रहता है, लेकिन गणना के लिए फिजिक्स में इसका मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम लोग मेजर कर लेते हैं। याद रखना, ये फिक्स मान नहीं है, ये लगभग भौतिक विज्ञान में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसको मान लिया गया है। आई होप कि ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर बात करते हैं आयाम की। इससे पहले हमने बात किया था साथी, बात किया था दोलनीय गति की। तो दोलनीय गति क्या होता था? ध्यान दो, हमने कहा था जैसे झूले की गति क्या होती है? दोलनीय गति। ये क्या होती है? एक निश्चित बिंदु, निश्चित बिंदु को ही हम लोग माध्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माध्य बोलते हैं। सबसे पहले आयाम की परिभाषा पढ़ के आपको सुना देते हैं। दोलन गति करती हुई वस्तु द्वारा एक और तय किया गया विस्थापन उसका आयाम कहलाता है। एक और तय किया गया विस्थापन, ध्यान से समझो, एक और तय किया गया विस्थापन का मतलब क्या है? जैसे हमने मान लिया ये क्या है, ये क्या है मेरे भाई? जैसे झूला है, बात समझो, झूले का एग्जाम्पल लेते तो समझ में आ जाएगी। तो जैसे मेरे भाई यहाँ पर क्या है? इसकी माध्य स्थिति है। माध्य स्थिति को निश्चित बिंदु भी आप कह सकते हैं। तो माध्य स्थिति के एक और का, एक और का मतलब जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक आया ना, जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ए से बी पॉइंट, तो ए से बी तक वस्तु जितनी विस्थापित हो जाए, तो मतलब ए से बी तक आया, तो इसका ये क्या कहलाएगा? आयाम कहलाएगा। बात समझ रहे हैं ना? और अगर इधर भी जैसे मान लो ए से ये सी पॉइंट पे आए, तो ये भी अधिकतम आयाम होगा, ये अधिकतम विस्थापन होगा। अधिकतम विस्थापन का मतलब जैसे हमने क्या किया, ध्यान से समझो, जैसे झूला हमने ऐसे लिया, तो एक और जितना अधिकतम ये खींच के जाए ना, जैसे हमने यहाँ पर खींच लिया इतने को, तो ये क्या होगा? विस्थापन होगा। तो विस्थापन ही क्या होता है? एक प्रकार का आयाम होता है। आई होप कि अब चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ध्यान से समझना, तो जैसे ही आपसे कोई आयाम कहता है तो दोलनीय गति करते हुए, जैसे मान लो झूले की गति कर रहा है, तो एक और जितना विस्थापित होता है उसी को हम लोग आयाम का नाम देते हैं। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, आयाम का मात्रक पूछे तो विस्थापन ही है एक प्रकार का, तो इसका मतलब आयाम का मात्रक क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा। इतना बात आपको याद रखना है। राशि की बात करें, आयाम कैसी राशि है? तो आयाम एक सदिश राशि है। इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अच्छा, अब आवर्तकाल क्या है? तो आप सभी को पता होना चाहिए आवर्तकाल क्या है। तो पहले हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से चीज़ों को सिखा दें। जैसे मान लो ये कोई झूला है, झूला कैसी गति करता है? तो दोलनीय गति करता है। तो अब हमने क्या किया, इस झूले को इस पॉइंट पे ले गए और यहाँ से फिर ये ऐसे आया। भाई देखो, सबसे पहले ध्यान से समझो कैसे होगा। जैसे हमने ये झूला बना लिया, ओके, ये माध्य स्थिति में है और ऐसे करके ये गति करेगा। जैसे मान लो ये पहले यहाँ आया, फिर ऐसे करके इस जगह पे आएगा, फिर आगे जाएगा, फिर इस जगह पे आ जाएगा। तो इसको कहेंगे एक दोलन। क्या कहेंगे? एक दोलन। ऐसे ही फिर ये एक इधर जाएगा, फिर ऐसे आ जाएगा, फिर इसी पॉइंट पर वापस आ जाएगा, तो इसे फिर से एक दोलन कहेंगे। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी। थोड़ा सा और क्लियर करना चाहते हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि अभी आप लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हैं। तो ध्यान से समझो, जैसे हमने मान लिया
ये क्या है, कोई झूला है। ओके, अगर ये झूला है तो अब पॉइंट वाइज आपको समझा रहे हैं। ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है और ये क्या है, सी पॉइंट है। जैसे ए से ये पहले बी पे गया, बी से फिर ए पे आएगा, ए से फिर सी पे आएगा, सी से फिर ए पे आ गया, तो इसको हम कहेंगे एक दोलन। बात समझ में आई? ध्यान से समझो, पहले ए से बी पर गया, बी से ए से होते हुए सी पर पहुंचा और सी से होते हुए ए पर आया। जैसे ए पर आया तो इसे एक दोलन कहते हैं। तो इसका मतलब एक दोलन पूरा करने में जितना समय लेगा उसी समय को हम लोग आवर्तकाल कह रहे होंगे। एक दोलन पूरा करने में वस्तु द्वारा जितना समय लगता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। आई होप कि अब आपको आवर्तकाल एकदम क्लियर हो गया होगा और दोलन भी पता हो गया। एक दोलन किसे कहते हैं, इसका मतलब जैसे कोई झूला है, ए से बी पॉइंट पर गया और बी पॉइंट से फिर ए पर होते हुए फिर सी पर पहुंचा, सी के बाद फिर ए पर आ जाए तो उसे एक दोलन का नाम देते हैं। और यहीं पर बात करें तो यहाँ पर जो आपका आवर्तकाल है ना, आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। और आवर्तकाल कैसी राशि है, तो भैया आप सभी को पता है अदिश राशि है। क्योंकि यहाँ राशियाँ और मात्रक बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं तो इनको बार बार रिवाइज कराना हमारा परम कर्तव्य है साथियों। अब आगे बात करते हैं, गति विषयक समीकरण की बात करते हैं साथियों। गति विषयक समीकरण जो होते हैं तीन प्रकार के होते हैं। ये तीनों प्रकार आपको लर्न होंगे तभी आप न्यूमेरिकल लगा सकते हो सकता है डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाए कि ये गति का कौन सा समीकरण है, ये कौन सा है भाई। जैसे प्रथम समीकरण पूछ सकता है, द्वितीय समीकरण पूछ सकता है या तृतीय समीकरण पूछ सकता है। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है वो क्या होता है, v बराबर u प्लस में at, जहाँ v क्या है अंतिम वेग, u क्या है प्रारंभिक वेग, a क्या है त्वरण और t क्या है मेरे भाई समय है। इस बात को ध्यान रखना है। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। s बोले तो दूरी होता है, u बोले तो प्रारंभिक वेग, t बोले तो समय, हाफ कांस्टेंट है, a बोले तो त्वरण, टी बोले तो समय। आई होप कि ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो रही होंगी। अब यहीं पर गति के तीसरे समीकरण की बात करें तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है, जहाँ v किसको शो कर रहा होगा, अंतिम वेग को, u किसको शो कर रहा होगा, प्रारंभिक वेग को, a किसको त्वरण को, s किसको मेरे भाई दूरी को। आई होप कि ये गति के तीनों समीकरण आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो गति के कितने समीकरण होते हैं, तो तीन समीकरण। पहला समीकरण क्या होता है, v बराबर u प्लस at होता है। दूसरा समीकरण क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। और अंतिम यानी तीसरा समीकरण क्या होता है, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as होता है। क्या आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आई कि नहीं आई? अगर आ गई तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अब यहीं पर औसत वेग का एक छोटा सा फार्मूला लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे v बार से प्रदर्शित करते हैं। v बार बराबर क्या होता है, अंतिम वेग, क्योंकि v अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, तो हम कह सकते हैं प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2। ये किसका फार्मूला होता है, तो औसत वेग का फार्मूला होता है। तो चलते चलते आप सभी से हम पूछना चाहते हैं, गति के प्रथम समीकरण का सूत्र बता दो, तो आप कहेंगे v बराबर u प्लस at होता है। और चलते चलते ना कमेंट बॉक्स में सेकंड समीकरण लिखने का प्रयास करिएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।